हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होने वाला है वो कंडीशनल क्लॉज के ऊपर होने वाला है। कंडीशनल क्लॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिससे कि रिलेटेड सवाल आपको कॉमन एरर में देखने को मिलेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखने को मिलेंगे। ये एडवर्बियल क्लॉज का एक इंपॉर्टेंट भाग है। पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट के ऊपर बात किया था। आज हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल क्लॉज में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार के क्लॉज कंडीशनल क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि कोई कंडीशनल क्लॉज है तो वो किन वर्ड से शुरू होता है। कह रहे कंडीशनल क्लॉजेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय। एक कंडीशनल जो क्लॉज होता है वो किससे इंट्रोड्यूस होता है, किससे शुरू होता है। तो इफ से, इन केस, अनलेस, सपोज, सपोजिंग दैट, एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, सपोज, सपोजिंग दैट, ये रिपीट हो गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट और बट फॉर। कहने का तात्पर्य है कि ये सभी ऐसे फ्रेजेज हैं जिससे कि कोई कंडीशनल क्लॉज की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफ वाले चीज को लेकर के, ठीक है ना। ये इफ से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्लॉजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कंडीशनल क्लॉज के कितने टाइप होते हैं। कंडीशनल क्लॉज के टोटल 3 टाइप होते हैं। कंडीशनल क्लॉज के टोटल 3 टाइप होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कंडीशनल जो होता है इसको हम टाइप ए भी कहते हैं या टाइप 1 भी कह सकते हैं। यानी कि कंडीशनल आपके 3 टाइप के हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। कुछ कुछ किताबों में आपको कंडीशनल 4 देखने को मिलेंगे, तो वो एक ही कंडीशनल को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। आमतौर पर कंडीशनल सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशनल को आप टाइप ए भी कह सकते हैं या टाइप 1 भी कह सकते हैं। हम फर्स्ट कंडीशनल का यूज हम कब करते हैं? हम फर्स्ट कंडीशनल का यूज तब करते हैं जब हमें कोई मतलब एक फैक्चुअल कंडीशन दिखलाना है, एक वास्तविक स्थिति दिखलाना है, एक ऐसी बात दिखलाना है जो कि अक्सर ऐसा होता है। फैक्चुअल कंडीशन में चीज अक्सर ऐसा होता है, या ओपन कंडीशन एक तरह का आपको शर्त दे दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट कंडीशनल होता है या जिसको आप टाइप 1 कंडीशनल भी कहते हैं, इसमें इफ क्लॉज और मेन क्लॉज 2 क्लॉज होगा, ठीक है। अब इफ से स्टार्ट होगा। ये इफ क्लॉज होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा और जो मेन क्लॉज होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा। आमतौर पर यही होता है। अगर हम बहुत एडवांस इंग्लिश के बारे में बात ना करें तो इफ क्लॉज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है और जो मेन क्लॉज होता है वो फ्यूचर सिंपल में होता है। इससे रिलेटेड सवाल आपको काफी देखने को मिलेंगे। अब इफ क्लॉज में एरर कैसे दे देता है? इफ क्लॉज में फ्यूचर बना के दे देगा, जबकि आमतौर पर यदि हम अपवाद की बात ना करें तो इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस होता है और जो मेन क्लॉज होता है ना वो फ्यूचर सिंपल उसमें होता है। चलिए, फर्स्ट कंडीशनल के बारे में क्या बात किया गया है। फर्स्ट कंडीशनल का प्रयोग वैसे एक्शन या इवेंट के लिए करते हैं जो आमतौर पर होते हैं या हो सकते हैं। यानी कि फर्स्ट कंडीशनल का प्रयोग हम कब करते हैं? उन बातों को कहने के लिए जो या तो होता है या हो सकता है। जैसे अब आप एग्जाम्पल को देखिए, कर है क्या, यदि तुम 100 डिग्री सेल्सियस से सप्लाई करोगे, यदि तुम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान सप्लाई करते हो, पानी उबलने लगेगा, ठीक है। ऐसा चीज होता है, ठीक है, या हो सकता है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, ये है आपका इफ क्लॉज और ये है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज एक तरह से समझिए कि ऑलराउंडर क्लॉज है। मेन क्लॉज आप मतलब मूलभूत मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जो मेन क्लॉज होता है कंडीशनल फर्स्ट में, वो फ्यूचर सिंपल में भी हो सकता है, ठीक है ना। वो ऑलराउंडर क्लॉज है। आप मेरी भाषा को पहले सुनिए। और वो प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है वो, और यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेन क्लॉज को हम एक ऑलराउंडर क्लॉज समझते हैं। इसको फ्यूचर में भी रख सकते हैं और इसको प्रेजेंट में भी रख सकते हैं। करे क्या, लेकिन जो इफ क्लॉज जो होता है ना, इफ क्लॉज होता है ये आमतौर पर प्रेजेंट टेंस में होता है, फ्यूचर में नहीं होता है। फ्यूचर में कब होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा देर में बात करेंगे। तो कह रहे क्या कि यदि आप 100 डिग्री सेल्सियस सप्लाई करोगे, पानी उबलने लगेगा। इफ यू सप्लाई 100 डिग्री सेल्सियस, आमतौर पर कॉमन एरर यहाँ पर कैसे बनता है? यहाँ पर कॉमन एरर आता है इफ यू विल, है ना, इफ यू विल। तो आमतौर पर ये जो चीज होता है ना वो गलत होता है, ठीक है ना। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है। कह रहा है क्या, यदि तुम इस दवा को लेते हो तो तुम अच्छा महसूस करोगे। चलिए, ये इफ क्लॉज, यदि वाला क्लॉज इफ क्लॉज है और इसके बाद ये मेन क्लॉज है। कह रहे क्या, इफ यू टेक, देखिए ये इफ क्लॉज है
प्रेजेंट टेंस में है ना। विल टेक नहीं होगा, इफ यू टेक होना चाहिए, इफ यू टेक दिस मेडिसिन यू विल फील बेटर। तो यहां पर मेन क्लोज को आप देख सकते हैं, मेन क्लोज को फ्यूचर टेंस में रखा गया है। तो जो मेन क्लोज होता है वो फ्यूचर में भी हो सकता है और मेन क्लोज प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। हाँ, हमें ये इतना ध्यान देना है कि इफ क्लोज में फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए कि इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस के अलावा और क्या क्या हो सकता है। इतना तो समझ में आ रहा है कि इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के अलावा और कौन कौन से टेंस इफ क्लॉज में लागू हो सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। इफ क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल के अलावा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हमें कोई बात अगर ऐसा कहना है तो, ठीक है। यदि कर है क्या, यदि आप बस का इंतजार कर रहे हैं, कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि यदि आप बस का इंतजार कर रहे हैं तो आप पंक्ति में लग जाइए, लाइन में लग जाइए। चलिए तो देखिए अब ये इफ क्लॉज को कंटिन्यूअस टेंस में रखा गया है, जरूरत ऐसा है रहा है रही है वाक्य में है तो हम लगा सकते हैं। करेक्ट, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, यदि आप बस का इंतजार कर रहे हैं, यू शुड ज्वाइन द क्यू, तो आप क्यू में लग जाइए। मेन क्लॉज वेरिएबल क्लॉज है, मेन क्लॉज बदलते रहता है। ऐसा नहीं कि मेन क्लॉज फ्यूचर में ही रहेगा, मेन क्लॉज में शुड आ सकता है, मेन क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आ सकता है। मेन क्लॉज बदलने वाला क्लॉज है, उसको आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना इफ क्लॉज में। इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब ठीक है, प्रेजेंट वाला चीज ठीक है, लेकिन इफ क्लॉज में फ्यूचर नहीं होता है। आमतौर पर सवाल इसी से जुड़ा होता है। चलिए करेक्ट, इफ यू आर लुकिंग फॉर हर, यदि आप किसी महिला को देख रहे हैं, हर उसको आप देख रहे हैं या उसका आप इंतजार कर, उसका तलाश कर रहे हैं, यू विल फाइंड हर अप स्टेयर्स, तो आप उसको ऊपरी मंजिल पर पाएंगे। ये किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर हर, यदि आप किसी महिला को देख तलाश कर रहे हैं तो आपको वो ऊपरी मंजिल पर मिल जाएगी, यू विल फाइंड हर अप स्टेयर्स। चलिए एक और एग्जाम्पल देखा जाए, यदि तुमने डिनर खत्म कर लिया हो तो मैं वेटर को बिल के लिए कहूंगा, ठीक है। चलिए करेक्ट, इफ यू हैव, देखिए अब इफ क्लॉज में हैव लग गया, ये परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है ना। इफ क्लॉज में हैव लग गया तो गलत नहीं है, अगर ऐसा अगर चीज मिले तो हम इसको सही मान के चलेंगे। इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस, इफ क्लॉज में कंटिन्यूअस टेंस, इफ क्लॉज में परफेक्ट टेंस, ये पॉसिबल है, ठीक है। करेक्ट, इफ यू हैव फिनिश्ड द डिनर, यदि आप डिनर खत्म कर लेते हो, आई विल आस्क, देखिए मेन क्लॉज को फ्यूचर में रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्लॉज में और भी कुछ बातें आ सकती हैं, प्रेजेंट टेंस आ सकता है या उसमें शुड वगैरह का भी यूज हो सकता है। आई विल आस्क द वेटर फॉर द बिल। चलिए अब थोड़ा सा अपवाद को थोड़ा सा देखा जाए। अभी आपको क्या कहा गया था कि फ्यूचर की बात कहने के लिए, फ्यूचर में कोई घटना घटित हो इसको कहने के लिए इफ क्लॉज के साथ फ्यूचर नहीं, बात फ्यूचर का होगा लेकिन इफ क्लॉज के साथ फ्यूचर नहीं, इफ क्लॉज के साथ क्या है, प्रेजेंट टेंस। हमें दिमाग में ये बात रखना है, ठीक है। लेकिन अगर इफ क्लॉज के साथ यदि आपको विल का यूज करना है तो कब करेंगे, है ना। इफ क्लॉज के साथ हम विल का यूज कब करेंगे, यही बात यहां बताया गया है। आमतौर पर इफ क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। परंतु इच्छा या विनती अगर आप दिखलाते हैं विलिंगनेस, है ना, इच्छा का मतलब विलिंगनेस, विनती आप रिक्वेस्ट को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो इफ क्लॉज में विल या वुड का प्रयोग होता है। अब ऐसा समझिए, इफ क्लॉज के साथ हम विल या वुड का प्रयोग कब करेंगे, जब हमको विलिंगनेस दिखलाना हो, जब हमको रिक्वेस्ट करना हो, तब जाकर के हम इफ क्लॉज के साथ विल का यूज करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड सवाल आपको देखने को एग्जामिनेशन में आमतौर पर मिलते नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए जरूरी है। आप ये जान ले कि इफ क्लॉज के साथ हम विल का यूज कब करेंगे। तो इफ क्लॉज के साथ विल का यूज तभी किया जा सकता है, वुड का यूज तभी किया जा सकता है जब सेंटेंस में, है ना, इच्छा की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो। चलिए यहां पर विल फ्यूचर ऑक्सिलरी को ना दिखा करके विलिंगनेस को दिखलाता है, आपको ये समझना होगा। ये फ्यूचर एक्शन को नहीं दिखाता, ये विलिंगनेस को दिखलाता है, इच्छा को दिखलाता है। जैसे कह रहा क्या, यदि आप मेरे लिए व्यवस्था कर देते हैं, देखिए प्रार्थना किया गया, एक रिक्वेस्ट किया गया है, कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है यदि आप मेरे लिए व्यवस्था कर देते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। कोई व्यवस्था करना है किसी चीज का, करे कि आई वुड बी ग्रेटफुल, देखिए यहाँ वुड, यहाँ विल भी लग सकता है। वुड थोड़ा और अच्छा मतलब रिक्वेस्ट को दिखलाता है, वुड पोलाइटनेस को शो करता है, ठीक है ना। आप विल और वुड में अंतर क्या है, कहिएगा सर हाँ हमें विल और वुड तो दोनों लगा सकते हैं, लेकिन विल और वुड में अंतर क्या है। तो वुड जो होता है ना वो ज्यादा विनम्रता को दिखलाता है, यानी कि रिक्वेस्ट में भी आप विनम्र हैं, ठीक है। करे कि आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू,
मैं आपका भारी रहूंगा। इफ यू, देखिए, इफ यू वुड फाइंड मेक द अरेंजमेंट फॉर मी, इफ यू वुड मेक द अरेंजमेंट फॉर मी। देखिए इफ क्लॉज के साथ यहाँ वुड लगा है, ये तो मेन क्लॉज है, यहाँ तो खत्म है, यहाँ तो वुड लगेगा ही, ये तो वेरिएबल है। मैं आपको पहले बता दिया हूं कि मेन क्लॉज वेरिएबल है। करके आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू वुड, देखिए यहाँ इफ के साथ वुड देख लीजिए, यहाँ इफ के साथ वुड क्या बताता है कि इसमें, इस बात में ना रिक्वेस्ट झलक रहा है ना, फ्यूचर ऑक्सिलरी नहीं है कि भविष्य में काम होगा, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, यदि तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सीट तक ले जाऊंगा। ये या तो इच्छा है कोई व्यक्ति का, या तो एक रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें इच्छा और रिक्वेस्ट दोनों झलक रहा है। यदि तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हें सीट तक ले जाऊंगा। चलिए, कह रहा है क्या, इफ यू विल या वुड हम दोनों लगा सकते हैं। देखिए इफ के साथ दोनों संभव है। वुड इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें विनम्रता झलकता है। ठीक है, इफ यू विल या वुड फॉलो मी, यदि आप मेरे साथ चलते हो। आई विल टेक यू टू योर सीट, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सीट तक ले जाऊंगा। चलिए, कह रहा है क्या, एक और एग्जांपल देखा जाए। इफ यू वुड केयर टू लीव योर फोन नंबर, यदि आप अपना फोन नंबर छोड़ देते हो, ठीक है ना, वी विल कॉन्टैक्ट यू, तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। तो बच्चों इफ के साथ हम आमतौर पर तो फ्यूचर एक्शन दिखलाने के लिए विल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि आपको विनती करना है, आपको इच्छा कोई प्रकट करना है, तब जाकर के हम इफ के साथ विल का यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पर अगर इफ के साथ अगर विल है तो हमें उसे तुरंत गलत नहीं समझ लेना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो बात फ्यूचर के लिए कहा गया है या वो बात विनती के लिए कहा गया है। यदि फ्यूचर के लिए कहा गया है तब तो वो गलत है, लेकिन अगर विनती को वो शो कर रहा है तब वो ठीक है। ठीक है, चलिए एक और स्ट्रक्चर है, करे कि इफ वांट, है ना, ये बीच में कुछ कुछ रहेगा। इफ वांट का प्रयोग किसी चीज को, है ना, रिफ्यूज करने में किया जाता है। इफ वांट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमको कोई बात को रिफ्यूज करना है। जैसे आप ये देखिए, करे क्या, इफ दे वांट एक्सेप्ट चेक, यदि कोई व्यक्ति चेक नहीं लेता है, मतलब चेक को रिफ्यूज करता है, वी विल हैव टू पे कैश, तो हमें क्या करना होगा, कैश देना होगा। यदि कोई व्यक्ति अगर चेक को रिफ्यूज कर देता है तो उसको कैश देना होगा। तो देखिए इफ के साथ वांट का यूज कब संभव है, जब हमको रिफ्यूजल दिखलाना है, जब दिखलाना है कि चीज को रिफ्यूज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, कह रहा है क्या, इफ प्लस वांट या विश, वांट या विश क्या दिखलाता है, इच्छा दिखलाता है। वांट या विश चाहत या इच्छा दिखलाता है, पहले आप ऐसा समझिए। तो हम इफ प्लस वांट या विश के बदले और क्या यूज कर सकते हैं, इफ प्लस वांट या विश के स्थान पर इफ प्लस वुड लाइक या वुड केयर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ज्यादा कॉमन है। यानी कि अगर कोई चीज को अगर इफ आई वांट लिखते हैं तो इससे बेहतर होगा आप लिख सकते इफ आई वुड लाइक या वुड केयर। ठीक है ना, ये ज्यादा ठीक है, ये चीज ज्यादा ठीक है। ठीक है ना, तो हम आपको ये दिखलाना चाहते हैं कि इफ के साथ वुड का प्रयोग कब होगा, जब हमें कोई चाहत दिखलाना हो। कर है क्या, यदि वो अपना कार यहां छोड़ना चाहता है, चाहत है तो छोड़ सकता है। कोई व्यक्ति को कहा गया है कि यदि वो अपना कार यहां छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ यू वुड लाइक टू लीव हिज कार, सॉरी यहां पर चलिए अब थोड़ा सा देखा जाए। कर है क्या, इफ यू वुड लाइक टू लीव हिज कार हियर, यदि कोई व्यक्ति अगर अपना कार छोड़ना चाह सकता है, ही कैन, तो वो छोड़ सकता है। करेक्ट, इफ यू, देखिए अब यहाँ पर वुड लाइक के जगह पर हम वैसे आमतौर पर वांट लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वांट से ज्यादा अच्छा वर्ड है वुड लाइक, या हम यहाँ पर लाइक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ज्यादा अच्छा है वुड लाइक। यही चीज यहाँ बताया गया है कि वांट और विश के जगह पर, सॉरी, अगर यहाँ अगर कोई विश लिखना चाहता है तो उसके जगह पर वो वुड लाइक लिख सकता है। ठीक है, कह रहे कि इफ यू वुड केयर टू कम, यदि आप आना चाहते हो, आई विल गेट ए टिकट फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए टिकट ले लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर वांट या विश लिखना चाहता है तो लिख सकता है, वांट या विश लिखना चाहता है तो लिख सकता है, लेकिन वांट या विश के जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं वुड लाइक का, आप इसको ऐसे समझे, या वुड केयर का, जो कि ज्यादा बढ़िया माना जाता है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। आपको जैसे अभी कहा गया है कि इफ के साथ तो प्रेजेंट टेंस रहेगा, मेन क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन क्लॉज फ्यूचर में भी हो सकता है, मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। तो ये मेन क्लॉज जो है ना, ऑलराउंडर क्लॉज है, आप उसको बदल सकते हैं।
बिना कोई प्रॉब्लम के। जैसे कि देखिए, करे इफ गैस इज हीटेड, यदि गैस को गर्म किया जाता है, इट एक्सपेंड्स, तो ये फैलता है। यदि गैस को आप हीट करते हैं तो ये फैलता है। करेगा प्लास्टिक मेल्ट्स, प्लास्टिक पिघलता है। इफ इट गेट्स टू हॉट, यदि इसको बहुत ज्यादा गर्म किया जाए तो ये पिघलता है। करेक्ट। इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 32 डिग्री फॉरेनहाइट, यदि टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री फॉरेनहाइट से नीचे आता है तो वाटर फ्रीजेस, तो वाटर जो है ना वो जम जाता है। इस सारे वाक्य में हम क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि जो मेन क्लॉज को ना मैंने सिंपल टेंस में इसको रखा है, जो कि संभव है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा फर्स्ट कंडीशनल से? फर्स्ट कंडीशनल के साथ हम इफ क्लॉज में हम प्रेजेंट टेंस रखेंगे, मेन क्लॉज में आमतौर पर फ्यूचर टेंस रखेंगे। लेकिन मेन क्लॉज एक ऑलराउंडर क्लॉज है, आप ऐसे समझिए, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इफ क्लॉज में हम आमतौर पर फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपको विनती का भाव दिखलाना हो, आपको दिखलाना हो, क्या कहते हैं, आपको इच्छा का भाव दिखलाना हो, तब जाकर के वहां पर आप विल या वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कंडीशनल फर्स्ट के बारे में बात हुआ। कंडीशनल फर्स्ट का यूज हम कहां करते हैं? किस बात को दिखलाने के लिए करते हैं? वैसी बात जो होता है या हो सकता है। चलिए अब आते हैं सेकंड कंडीशनल, जिसको टाइप आप बी कहते हैं। ठीक है ना, ये टाइप बी कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल को टाइप बी कंडीशनल भी कहा जाता है। इसमें इफ के साथ क्या रहेगा? पास्ट टेंस। और इसमें जो मेन क्लॉज में क्या रहेगा? वुड प्लस V1 रहेगा। हालांकि पास्ट तो जरूर लिखा गया है, लेकिन जो इसका अर्थ निकलेगा ना वो प्रेजेंट निकलेगा, ये फ्यूचर निकलेगा। कंडीशनल टू से रूप होता है पास्ट का, आप ऐसे समझे, सरल भाषा में समझे, रूप होता है पास्ट का। रूप होता है पास्ट का, मतलब लगेगा कि लाइन पास्ट टेंस में है, लेकिन जो अर्थ निकल कर आएगा, जो वाक्य का अर्थ निकल कर आएगा, या तो वो प्रेजेंट में रहेगा या तो वो फ्यूचर में रहेगा। अर्थ जो निकल कर आएगा या तो प्रेजेंट में रहेगा या तो फ्यूचर में रहेगा। रूप रहेगा पास्ट का, अर्थ रहेगा फ्यूचर का। चलिए, इस कंडीशनल का प्रयोग हाइपोथेटिकल बातों को बताने में किया जाता है, काल्पनिक बातों को बताने में किया जाता है। कंडीशनल फर्स्ट का इस्तेमाल हम कब करते थे? वैसी बात कहने के लिए जो होता है या हो सकता है। ठीक है। कंडीशनल सेकंड का इस्तेमाल हम किस बात को कहने के लिए करेंगे? वैसी बातें जो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, या उसके होने का चांस नहीं है। अब एक तरह की काल्पनिक बात होती है। यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता, जो कि बन नहीं सकता हूं या हूं नहीं, यदि मैं पक्षी बन जाता, ये इम्पॉसिबल बात है कि यदि मैं पक्षी बन जाऊं, तो ये सारी बातें ये सेकंड कंडीशनल के अंतर्गत पढ़ना है। सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या है? इफ के साथ पास्ट टेंस, मेन क्लॉज में वुड प्लस V1, ये दिमाग में रखना है। जैसे देखिए, हालांकि इफ क्लॉज में पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, परंतु वाक्य का अर्थ अभी बताया गया है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है। अभी बताया गया कि रूप क्या होता है पास्ट का, अर्थ क्या होता है प्रेजेंट या फ्यूचर का। चलिए, अब इसमें जैसे कि सेंटेंस का, यदि मैं उसका नाम जानता तो तुम्हें बता देता, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसका नाम नहीं जानता हूं। मैं उसका नाम नहीं जानता हूं, इसका मतलब है कि मैं उसका नाम नहीं जानता हूं। तो अब भाव जो है ना प्रेजेंट में है। जैसे कि आपने कहा कि सर उसका नाम क्या है, तो हम कैसे कहेंगे? यदि मैं नहीं जानता हूं तो मैं कैसे कहूंगा? यदि मैं उसका नाम जानता तो मैं तुम्हें बता देता। तो ये भाव जो है ना वो प्रेजेंट का है। कर है क्या? इफ आई न्यू, देखिए इफ के साथ पास्ट टेंस, इफ के साथ पास्ट टेंस, नो का न्यू हो गया पास्ट टेंस। अब मेन क्लॉज में यहां पर आप देख सकते हैं वुड प्लस V1, ना टेल जो है ना V1 में है। तो हम कंडीशनल टू का इस्तेमाल करते हैं वैसी बात बताने के लिए जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि हो नहीं सकता है, या जिसके होने की चांसेस बहुत कम है। चलिए देखा जाए, कह रहा है क्या? यदि तुम अपना जॉब खो देते तो तुम क्या करोगे? बताइए, कोई व्यक्ति जॉब नहीं खोने जा रहा है ना, इसकी चांस नहीं है, जॉब खोने की चांस नहीं, लेकिन फिर भी उसको कह रहा है कि जॉब खो दोगे तो क्या करोगे? इफ यू लॉस्ट योर जॉब, देखिए लूज नहीं, रूप रहेगा पास्ट का। अभी क्या बताए हो? रूप है पास्ट का, लेकिन अर्थ निकल रहा है इसका फ्यूचर का। कोई अपना जॉब खोने नहीं जा रहा है, तो अर्थ निकलेगा फ्यूचर का। यदि तुम अपना जॉब खो देते हो तो क्या तुम क्या करोगे? इफ यू लॉस्ट योर जॉब व्हाट वुड यू डू? देखिए यहां मेन क्लॉज है वुड प्लस V1, वुड प्लस V1। चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है? यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। जैसे कि आपने मुझसे पैसा मांगा कि सर हमको 100 रुपए की जरूरत है, और मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे इस बात को कहूंगा? यदि मेरे पास होता तो मैं तुम्हें दे देता। तो अर्थ इसका जो निकल रहा है वो प्रेजेंट का निकल रहा है। हालांकि हमको ये रूप पास्ट में लिखना है। कैसे लिखूंगा? इफ आई हैड मनी, हैव मनी मतलब पैसा होना,
इसका हैव का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू, मैं तुम्हें दे देता। चलिए, काल्पनिक बातों को कहने के लिए इफ क्लॉज में वर का भी प्रयोग किया जा सकता है, वाज का नहीं, इसका ध्यान देना। इफ के साथ वाज कभी नहीं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो, आई के साथ वाज लगता है। लेकिन जब आप हाइपोथेटिकल बात करते हैं, जब आप काल्पनिक बात करते हैं, तो इफ के साथ वर, यही कॉमन एरर में भी सवाल आता है, इफ के साथ वाज लगा देता है तो वो गलत है। यदि आप कोई काल्पनिक बात कर रहे हैं, काल्पनिक बात ध्यान देना है, तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब वर का यूज करते हैं। कर रहे हैं क्या, काल्पनिक बातों को कहने के लिए इफ क्लॉज में, ठीक है ना, वर का प्रयोग किया जा सकता है। वाक्य का अर्थ वही प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। जैसे कि देखिए, यदि मैं अमीर होता तो मैं अपना सारा समय घूमने में बिताता। ना मैं अमीर हूं, इसका मतलब है कि ये काल्पनिक बातें हैं, ठीक है ना, और अर्थ से प्रेजेंट है, मतलब मैं अमीर नहीं हूं। लेकिन कोई कह रहा है कि यदि अमीर होता ना तो मैं भी सारा समय घूमने में निकालता। तो इफ आई वर रिच, हाँ, इसी में कॉमन एरर कैसे आता है, इफ आई वाज रिच, तो ये समझिए कि ये कॉमन एरर है। इफ आई वाज रिच ये गलत है, यहां पर वर होना चाहिए। यहां पर सब्जेक्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी हो, वहां पर जो वर्ब आएगा ऑक्सिलरी वर्ब वो वर ही आएगा। इफ आई वर रिच आई वुड स्पेंड, देखिए ये मेन क्लॉज है, वुड प्लस V1 आ गया। आई वुड स्पेंड ऑल माई टाइम ट्रैवलिंग। आप देखिए कह रहे हैं क्या, यदि मेरा आंख थोड़ा और बड़ा होता, हाइपोथेटिकल बात है, काल्पनिक बात है, जो कि बड़ा है नहीं, तो मैं ज्यादा सुंदर लगता। कह रहे कि इफ माई आईज वर अ लिटिल बिगर, थोड़ा सा और बड़ा होता या, तो क्या होता, आई वुड बी क्वाइट प्रेटी। चलिए, इफ आई वर यू का प्रयोग सलाह देने में होता है। देखिए एक फिक्स फ्रेज है, इफ आई वर यू एक फिक्स फ्रेज है, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें किसी को सलाह देना है। इफ आई वर एक फिक्स फ्रेज है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी को सलाह देना है। जैसे देखिए, करेक्ट, यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता, इसका हिंदी क्या होगा, इफ आई वर यू का हिंदी होगा यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता। यह बात किसी को सलाह देने में आता है, ठीक है। करेक्ट, यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं निमंत्रण को कभी स्वीकार नहीं करता, करेक्ट। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता, आई वुड नेवर एक्सेप्ट द इन्विटेशन, ठीक है। तो इफ आई वर यू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है यह कहने के लिए कि यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ये करता, वो नहीं करता। इफ आई वर, देखिए इफ वर टू का प्रयोग है ना, सजेशन, सलाह देने में भी आता है, पोलाइट सजेशन, है ना। मतलब ये एक स्ट्रक्चर भी है, यहाँ पर आई की जगह पर कोई दूसरा वर्ड हो सकता है। देखिए यहाँ तो आई फिक्स है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ दूसरा भी रख सकते हैं। तो जब कुछ दूसरा रखिएगा तो आपको टू लगाना होगा। जैसे देखिए, यदि आप थोड़ा घूम जाते तो हम सभी उसे देख पाएंगे। कोई व्यक्ति इतना लंबा है, जगह छेक लिया है, तो पीछे वाला कह रहा है यदि आप थोड़ा घूम जाते ना तो हम उस व्यक्ति को हम सभी देख पाते हैं। इफ यू वर, देखिए आई तो है नहीं, तो वर है, तो यहाँ पर वर यू है, तो यहाँ पर वर टू लगाना होगा, ठीक है। इफ यू वर टू मूव ए बिट, यदि आप थोड़ा सा मूव हो जाएंगे, वी वुड ऑल सी हिम। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इफ आई वर यू, इफ वर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये सभी का सभी इस्तेमाल होता है किसी को सलाह देने में। चलिए, करें कि मेन क्लॉज में वुड के जगह पर, अभी तक तो हम लोगों ने सारे एग्जांपल्स में वुड देखा है, लेकिन वुड के जगह पर और क्या हो सकता है, शुड या कुड या माइट, ये तीनों हो सकता है। यदि हमें जैसी जरूरत है, क्षमता बताना है तो कुड, पॉसिबिलिटी बताना है, संभावना बताना है तो माइट, ठीक है। जैसे देखिए, इफ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत पैसा होता, आई कुड बाई ए हाउस, तो मैं घर खरीद सकता था। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम वुड की जगह पर हमने कुड का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। अब क्या कुड का मतलब क्या, वुड बी एबल टू, मतलब क्षमता बताने के लिए यहाँ पर मैंने कुड का इस्तेमाल किया है। करे इफ यू आस्क्ड मी नाइसली, यदि तुम मुझसे प्रेम से पूछे होते, है ना, बढ़िया से पूछे होते, आई माइट गेट यू ए ड्रिंक, यदि इफ यू आस्क्ड मी, सॉरी, यदि तुम मुझसे बढ़िया से कहे होते, प्रेम पूर्वक कहे होते, तो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक का व्यवस्था कर देता। चलिए, अब कंडीशनल थर्ड, और ये VVI कंडीशनल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनल है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनल है। इसके साथ इससे आपको एग्जामिनेशन में सवाल जरूर और जरूर मिलेगा देखने को। चलिए देखा जाए इस कंडीशनल में स्ट्रक्चर क्या है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, हैड के बाद V3 आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या अदर वर्ड्स, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आ सकता है वुड, कुड, माइट, तीनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद हैव आएगा, ये फिक्स है,
यहाँ पर कोई आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। हैव के बाद V3 होता है तो V3 आएगा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट आएगा। बच्चों हम लोग फर्स्ट कंडीशनल का यूज क्या कहने के लिए करते थे? वैसा काम, वैसा एक्शन, वैसा इवेंट जो हो सकता है या होता है। कंडीशनल टू का इस्तेमाल हम लोग क्या कहने के लिए करते थे? कि वैसा एक्शन, वैसा इवेंट जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। यदि मैं पक्षी होता ये चीज असंभव है, या जिसके होने के चांस बहुत कम है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता इसके चांस बहुत कम है। तो ऐसी बात कहने के लिए हम कंडीशनल टू का इस्तेमाल करते थे। कंडीशनल फर्स्ट का स्ट्रक्चर क्या था? इफ में, इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस। कंडीशनल टू का स्ट्रक्चर क्या था? इफ क्लॉज के साथ पास्ट टेंस और मेन क्लॉज के साथ वुड प्लस V1। यहां पर क्या है? इफ क्लॉज के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, मेन क्लॉज के साथ है वुड, कुड, माइट, तीनों में से कोई एक, प्लस हैव प्लस V3। थर्ड कंडीशनल का प्रयोग हम क्या कहने के लिए करते हैं? हमें क्या कहना है तो हम थर्ड कंडीशनल का यूज करेंगे। इस कंडीशनल का प्रयोग हम इस बात को कहने के लिए करते हैं कि कोई काम पास्ट में हो सकता था परंतु हो ना सका। यानी कि कोई क्रिया पास्ट में घटित हो सकता था परंतु हो ना सका, यानी कि बात अधूरा रह गया, वो काम अधूरा रह गया। ये अधूरी पास्ट एक्शन को बताने के लिए, आप सिंपल भाषा में समझिए, अधूरा पास्ट एक्शन को बताने के लिए हम कंडीशनल 3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, यदि वो तेज दौड़ा होता तो वह रेस जीत लिया होता। इसका मतलब है कि ना तो उसने तेज दौड़ा और ना ही उसने रेस जीता। काम हो सकता था परंतु हो ना सका। ये बात बताने के लिए कंडीशनल थर्ड। कंडीशनल थर्ड का स्ट्रक्चर क्या है? इफ क्लॉज के साथ हैड और मेन क्लॉज के साथ वुड, कुड, माइट, तीनों में से कोई भी हो सकता है, उसके बाद हैव, उसके बाद V3। चलिए, तो वही चीज है कि यदि वो तेज दौड़ा होता, कैसे लिखा गया? इफ ही हैड रन फास्ट। आप इस चीज को देखिए, इफ ही हैड रन फास्ट, यदि वो तेज दौड़ा होता, वो रेस जीत लिया होता। ही वुड हैव, देखिए यहाँ वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, माना ये संभव है। ही कुड हैव, इसके बाद V3 वॉन द रेस। अब आप एक दूसरा एग्जांपल सुनिए। यदि तुमने मेरी राय सुनी होती तो तुम्हें अफसोस नहीं करना पड़ता। इसका मतलब है कि तुमने मेरी राय नहीं सुनी और आज तुम अफसोस कर रहे हो। यानी कि अनफिनिश्ड ये पास्ट एक्शन के बारे में बात है। ठीक है ना? इफ यू हैड हीडेड माई एडवाइस, हीड मतलब सुनना, ठीक है ना? इफ यू हैड हीडेड माई एडवाइस, यदि तुमने मेरी राय सुनी होती, यू वुड नॉट हैव रिग्रेटेड, तो तुम्हें आज पछतावा नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन एरर में सवाल आता कैसे है? देखिए सवाल कैसे आता है। इफ क्लॉज के साथ वुड हैव कर देगा तो इफ क्लॉज के साथ हैड होता है, ये ध्यान देना। इफ क्लॉज के साथ वुड हैव नहीं होता है। दूसरा सवाल क्या होता है? मेन क्लॉज में, मेन क्लॉज में क्या होता है कि यहां पर आपको वुड का प्रयोग कर देगा, हैव गायब कर देगा, जबकि वुड के साथ हैव आना चाहिए, वुड के साथ हैव आना चाहिए। तो इस तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। चलिए, ये कंडीशनल के अलावा हमारे पास कौन कौन ऐसे और फ्रेज है या वर्ड है या कंजंक्शन है जिसका प्रयोग हम शर्त बताने के लिए करते हैं, कंडीशन बताने के लिए करते हैं। तो एक वर्ड है इन केस। ठीक है, इन केस का प्रयोग हम क्या कहने के लिए करते हैं? बच्चों इन केस का प्रयोग होता है यदि हमें कहना है यदि या अगर। यदि हमें यदि या अगर कहना है तो फिर हम इन केस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन केस का प्रयोग किसी संभावना या पॉसिबिलिटी, संभावना का अंग्रेजी पॉसिबिलिटी, के प्रति प्रिकॉशन दिखाने में होता है। मतलब इन केस का प्रयोग हम क्या कहने के लिए करते हैं? यदि या अगर। देखिए, यदि या अगर कहने के लिए हम इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इफ से ज्यादा तगड़ा वर्ड है इन केस। इफ से ज्यादा तगड़ा वर्ड है इन केस। ठीक है ना? यदि या अगर आपको कहना है तो आप इन केस के जगह पर आप इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इफ से ज्यादा बढ़िया है इन केस। कर है क्या? यदि बिजली गुल हो जाए, इस बात को इफ से भी बना सकते हैं, लेकिन इन केस बढ़िया है। तो मोमबत्ती का उपयोग करो, कंडीशन दिया गया है। और इन केस बीच में होता है, पहले हमको ये समझना है। इन केस जो ये होता है ना, हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इफ तो बाहर निकल जाएगा, इन केस जब भी रहेगा तो वो बीच में रहेगा, दो क्लॉज के बीच में रहेगा। कर है क्या? यूज ए कैंडल इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स।
चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए। यदि वर्षा हो तो छाता ले लो, देखिए कंडीशन दिया है, ठीक है। यदि या अगर कहने के लिए हम इन केस का भी प्रयोग करते हैं, टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लो, इन केस इट रेन्स। कह रहा है क्या, यदि बीमार पड़ जाओ तो यह दवा खाओ। कह रहा है क्या, टेक दिस मेडिसिन इन केस यू फॉल इल। तो बच्चों इससे हम क्या सीख रहे हैं कि यदि आपको कहना है यदि अगर, तो इफ के जगह पर हम इन केस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन केस जो होता है वो ज्यादा इंफैटिक होता है। दूसरी बात है कि इन केस से इन केस को हम वाक्य के शुरू में नहीं ला सकते हैं। इन केस जब भी कभी आएगा तो ये वाक्य के बीच में आएगा, कंजंक्शन के तौर पर ये दो क्लॉज को जोड़ेगा, ठीक है ना। कंजंक्शन के तौर पर ये दो क्लॉज को जोड़ेगा। देखिए इन केस क्या है, कंजंक्शन है, और एक और होता है इन केस ऑफ होता है, ये प्रीपोजिशन होता है। दोनों का अर्थ एक ही है, यदि। आप ऐसे समझिए, यदि दोनों का अर्थ है यदि, लेकिन एक कंजंक्शन के तौर पर है और एक प्रीपोजिशन के तौर पर है। अब दोनों का यूज किया जाता है प्रिकॉशन बताने के लिए, है ना, सावधानी बरतने के लिए, प्रिकॉशन बताने के लिए दोनों का हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यदि आग लग जाए कहीं पर, जैसे ट्रेन वगैरह में आप देखिएगा उसमें होता है, कर रहा है क्या, उसमें एक नोटिस होता है, यदि आग लग जाए तो शीशा तोड़ दो, मतलब जिस विंडो के पास आप बैठे ना उसको तोड़ दो। अगर यदि आग लग जाए तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, ब्रेक ग्लास, है ना, ग्लास तोड़ दो, इन केस फायर ब्रेक्स आउट। यदि आग अगर लग गया तो आप शीशा तोड़ दो। यहां पर इन केस क्या कंजंक्शन है, दो क्लॉज को जोड़ा है। और इसी को अगर प्रीपोजिशन से बनाते हैं तो प्रीपोजिशन का रूप क्या होगा, इन केस ऑफ। थोड़ा ध्यान देना है, इन केस ऑफ प्रीपोजिशन है। यदि कोई कह रहा है कि इन केस को आप प्रीपोजिशन के रूप में यूज करो, तो इसका मतलब होगा कि आपको उसके साथ ऑफ लगाना होगा। तो कह रहे क्या कि इन केस ऑफ फायर, देखिए आप प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद आपको क्लॉज नहीं चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, तो अब यहां पर केवल फायर की जरूरत है, बस नाउन की जरूरत है। इन केस ऑफ फायर ब्रेक ग्लास। तो जो बात को आप इन केस से कह सकते हैं उसी बात को आप इन केस ऑफ से भी कह सकते हैं, बस शर्त कि आपको इन केस ऑफ के बाद आपको नाउन यूज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपको बहुत ही ज्यादा बार मिलने वाला जो कंडीशनल क्लॉज में आता है वो है अनलेस। आपको बार बार देखने को मिलेगा, अनलेस के अंदर ही नहीं होता है। देखिए अनलेस का हिंदी क्या होता है, यदि या अगर नहीं, मतलब यदि या अगर। अनलेस का हिंदी क्या होता है, यदि या अगर, और उसी के अंदर अर्थ है नहीं का। मतलब अगर कोई वाक्य में यदि लगा हुआ है और उसके साथ नहीं भी है तो उस बात को हम कैसे कहेंगे, अनलेस से। ये भी एक शर्त बताता है, ठीक है। चलिए जब तक नहीं, इसका हिंदी क्या होता है, यदि या अगर नहीं, जब तक नहीं। जैसे देखिए यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे, यदि भी है और नहीं भी है। यदि केवल अगर यदि होता तो हम इस बात को हम किससे बना देते, हम इफ से बना देते हैं। यदि केवल होता तो हम इस बात को किससे बना देते, इन केसेस से बना देते हैं। लेकिन इसके साथ यदि भी है और नहीं भी है, तब इस बात को हम किससे बनाएंगे, हम इस बात को अनलेस से बनाएंगे। करें कि अनलेस यू वर्क हार्ड। देखिए अब अनलेस एक इंपॉर्टेंट कॉमन एरर क्या है, अनलेस वाले क्लॉज में नॉट नहीं रहता है। जिस क्लॉज में अनलेस का इस्तेमाल होता है उस क्लॉज में नॉट नहीं लगता है, क्योंकि अनलेस के अर्थ में ही नॉट छिपा हुआ है। ध्यान देना है, इसका खुद अर्थ है जब तक कि नहीं, ठीक है ना। इसका अर्थ है जब तक कि नहीं, तो नहीं तो इसके अंदर में ही है, आपको अलग से नॉट देने की आवश्यकता नहीं है। करें क्या, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल। यदि आप अगर परिश्रम नहीं करोगे तो आप सफल नहीं होगे। चलिए करें कि जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं कर सकते। फिर वही बात है, अनलेस के साथ नॉट नहीं, इसी के अंदर नॉट है। हाँ दूसरे क्लॉज में हम नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो मेन क्लॉज की बात है, ये अनलेस क्लॉज की बात है। तो इसका मतलब है कि जिस क्लॉज में अनलेस होता है उसमें अलग से निगेटिव वर्ड नहीं लगते। चलिए एक और एग्जांपल देखा जाए, अनलेस यू हेल्प मी, जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे, आई कांट फिनिश दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। तो बच्चों ये अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस के साथ कॉमन एरर कैसे आता है, अनलेस के साथ नॉट लगा हुआ आपको दिया जाता है, आपको वहां से नॉट हटाना होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात को आगे देखते हैं। शर्त बताने के लिए कंडीशनल क्लॉज के लिए और भी कुछ हमारे पास सबऑर्डिनेटर्स है, जैसे प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग, ऑन कंडीशन दैट, और एज या सो लॉन्ग एज। इस सबका एक ही अर्थ होता है, बशर्ते, यदि, अगर, सबका एक ही अर्थ होता है। देखिए प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड में अंतर क्या है, ये प्रोवाइडिंग का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा होता है, स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा होता है प्रोवाइडिंग का इस्तेमाल, और रिटेन में ना इन दोनों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, दोनों का अर्थ एक ही है।
आप दैट लगा सकते हैं अथवा दैट को आप छोड़ भी सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। आप प्रोवाइडेड दैट कहिए, खाली प्रोवाइडेड कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसका हिंदी क्या होता है, सरल अगर हिंदी का तो बशर्ते, शर्त आपको दिया गया, एक तरह का कंडीशन दिया गया है। इसको छोटा अगर अर्थ में कहें तो यदि या अगर। जैसे देखिए करे क्या, तुम इस किताब को ले सकते हो, कंडीशन अब इसमें देगा, तुम इस किताब को ले सकते हो बशर्ते तुम इसे समय पर लौटा दो। तुम इस किताब को ले सकते हो लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपको समय पर लौटाना होगा। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, यू कैन टेक दिस बुक, आप इस किताब को ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, फ्री है हम। चलिए अगर हमको स्पोकन बोलना तो प्रोवाइडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि रिटेन में आपको प्रोवाइडेड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। यू रिटर्न इट ऑन टाइम, आप इसे समय पर लौटा दो। चलिए मैं तुम्हें पैसा उधार दूंगा बशर्ते, मतलब शर्त यह है यदि अगर तुम इसे 6 माह के अंदर वापस कर दो। मैं तुम्हें पैसा उधार दूंगा लेकिन यदि तुम इसे 6 महीना में वापस कर सकते हो तो। कंडीशन एक दिया गया है, क्या है, आई विल लेंड यू मनी, मैं तुमको पैसा दूंगा, ठीक, ऑन द कंडीशन दैट। देखिए आप यहां पर प्रोवाइडेड का भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप प्रोवाइडेड का भी यूज कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, सबका तो हिंदी एक ही है। आई विल लेंड यू मनी ऑन द कंडीशन दैट यू रिटर्न इट विद इन 6 months। चलिए एक और एग्जांपल देखा जाए, यू कैन गेट माई बाइक, आप बाइक ले सकते हो, आप मेरा बाइक ले सकते हो, सो लॉन्ग एज, है ना, लेकिन शर्त क्या है, यदि यू, है ना, रिटर्न इट बाई टुमारो, तुम्हें टुमारो तक दे देना होगा, तभी जाकर के तुम मेरा बाइक ले सकते हो। तो बच्चों अगर आपको बशर्ते कहना है, शर्त यह है कि, या आपको कहना है यदि या अगर, तो आपके पास और भी सबऑर्डिनेटर्स है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग, ऑन कंडीशन दैट, एज लॉन्ग एज, ठीक है। चलिए हम लोग बात को आगे ले सकते हैं। चलिए अब हम बात को आगे करते हैं, सपोज और सपोजिंग। अब हमारा अगला जो कंडीशनल जो सबऑर्डिनेटर है वो है सपोज और सपोजिंग। मान लो, मान लीजिए, ठीक। अब इसमें दो तरह की बातें होती है। देखिए यदि हम कोई ऐसी बातों को मानते हैं जिसका होना संभव नहीं है, जो हो नहीं सकता है, यदि हम कोई ऐसी बातों को मानते हैं जो कि हो नहीं सकता है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, सपोज या सपोजिंग, दोनों में से आप किसी का यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप सपोज का कीजिए, सपोजिंग का कीजिए, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। प्लस क्लॉज, दो क्लॉज तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन ये क्लॉज पास्ट टेंस में रहेगा, पहला क्लॉज पास्ट टेंस में रहेगा और दूसरा क्लॉज फ्यूचर में रहेगा, मेन क्लॉज फ्यूचर में रहेगा, ठीक है। लेकिन रूप से तो पास्ट है लेकिन अर्थ उसका प्रेजेंट में होगा, है ना, रूप से पास्ट है लेकिन अर्थ प्रेजेंट में होगा। यदि सपोज या सपोजिंग का प्रयोग वैसी कल्पना के लिए हो जो असंभव हो, मतलब हम कोई कल्पना कर रहे हैं जो कि हो ही नहीं सकता है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे पहला जो क्लॉज होगा जो सपोज के साथ जुड़ा होगा वो पास्ट टेंस में होगा और जो मेन क्लॉज होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा। जैसे कि कह रहे कि मान लो या मान लीजिए कि मरे हुए जी जाए, जितने मरे हुए हैं सब जी जाए, तो क्या होगा, ये कल्पना कर रहा है, लेकिन किन चीजों का, मरा हुआ व्यक्ति तो जी नहीं सकता है, यानी कि इम्पॉसिबल बातों का कल्पना हो रहा है। तो जब इम्पॉसिबल बातों का कल्पना हो तो सपोज के साथ सिंपल पास्ट टेंस, देखिए के में यहां लिखा है, इस पर ध्यान दीजिए, पूरा आप क्लॉज पर ध्यान मत दीजिए, केवल इस पर ध्यान दीजिएगा। सपोज के साथ V2 लिखा है, कब, किस बात को कहने के लिए, जब वैसी बात हो जो इम्पॉसिबल हो, जो हो नहीं सकता है। तो करे क्या सपोज, अथवा आप यहाँ सपोजिंग भी लिख सकते हैं, आप तो फ्री है, दोनों का तो अर्थ एक ही है, सपोजिंग या सपोज द डेड केम बैक टू लाइफ, यदि वो सारी जी जाए, ठीक है ना, व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा। लेकिन यदि कल्पना हम सपोजिशन कर रहे हैं वैसी चीजों का जो हो सकता है, जो हो सकता है, तब क्या करेंगे, नहीं हो सकने वाला के साथ सपोज के बाद आपका जो क्लॉज होगा वो पास्ट टेंस। लेकिन यदि वैसी कल्पना हम करते हैं जो संभव हो, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, सपोज अथवा सपोजिंग। क्लॉज जो पहला क्लॉज होगा वो प्रेजेंट में होगा और जो मेन क्लॉज होगा वो फ्यूचर में होगा, थोड़ा ध्यान देना है। अगर इम्पॉसिबल बात था तो पास्ट में, आप पॉसिबल है तो प्रेजेंट में। जैसे देखिए करेंगे, मान लो आज रात वर्षा हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आज की बारिश, आज रात बारिश हो सकती है, इसकी संभावना बन सकती है। तो क्या करोगे, तो सपोज या सपोजिंग, इफ इट रेन्स, सपोज और सपोजिंग इट रेन्स, सपोज या सपोजिंग इट रेन्स। देखिए करे क्या कि आज वर्षा होती है, रेन्स टुडे यहां जोड़ लीजिए,
ठीक है ना, करे क्या, सपोज ये सपोजिंग इट रेन्स टुडे, तो तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। तो बच्चों सपोज के साथ दो तरह की बातें हैं, सपोज के साथ यदि इम्पॉसिबल बात हो तो पास्ट टेंस, और सपोज के साथ यदि पॉसिबल बात हो तो प्रेजेंट टेंस। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बट फॉर, बट फॉर एक बहुत अच्छा फ्रेज है। बट फॉर का अर्थ क्या होता है, यदि नहीं रहा होता, यदि कोई चीज नहीं रहा होता, ठीक है। इसका इंग्लिश में अर्थ लिखा गया इफ इट वीआर नॉट फॉर, या इफ इट हैड बीन नॉट फॉर, ठीक है। इसका सरल हिंदी कहें तो यदि नहीं रहा होता। चलिए अब एग्जाम्पल आप यहां देखिए, एग्जाम्पल देखिए, यदि कुछ दगाबाज नहीं रहे होते, ठीक है, तो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में युद्ध हार गए होते। और क्या कंडीशन इसमें दिया है, यदि कुछ दगाबाज नहीं रहे होते तो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में युद्ध हार गए होते। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, बट फॉर, देखिए बट फॉर से एकदम फिक्स है, ये फिक्स है, ये एकदम फिक्स्ड है, इसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा। बट फॉर ए फ्यू ट्रेटर, ट्रेटर मतलब दगाबाज, ठीक है ना, ट्रेटर का मतलब दगाबाज। इसका हिंदी क्या हुआ कि अगर कुछ ट्रेटर नहीं रहे होते, यदि कुछ दगाबाज नहीं रहे होते, द मुस्लिम इन्वेडर्स वुड हैव लॉस्ट बैटल्स इन इंडिया, तो जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो भारत में हार गए होते। चलिए यदि चोट नहीं रहा होता तो वो फाइनल में खेला होता। तो बट फॉर इंजरी, देखिए इसका मतलब है यदि बट फॉर मतलब ये नहीं रहा होता, यदि इंजरी का मतलब चोट, यदि चोट नहीं रहा होता, ही वुड हैव प्लेड इन द फाइनल, वो फाइनल में खेला होता। चलिए कह रहे कि माय ब्रदर पेज माय फीस, मेरा ब्रदर मेरा फीस देता है। बट फॉर दैट, यदि वो चीज नहीं रहा होता, यदि फीस नहीं दिया होता, आई वुड नॉट बी हियर, तो मैं यहां पर जहां पर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं उस जगह पर मैं नहीं होता। तो बच्चों ये कंडीशनल क्लॉज रहा। ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं। आप इसको बार बार समझने की कोशिश करें। यदि आपको समझने में कुछ ट्रबल हो रहा हो, परेशानी हो रहा हो, तो फिर आप इसके लिए कमेंट सेक्शन का आप सहारा ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस सेशन में चलते हैं जो कंडीशनल क्लॉज से जुड़ा हुआ होगा। अब देखते हैं कंडीशनल क्लॉज से जुड़े हुए सवाल कैसे कैसे एग्जाम्स में आते हैं। चलिए पहला सवाल क्या है, सपोजिंग इफ ही फेल्स, ठीक है ना, इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर, व्हाट विल ही डू। करे कह दिए, मान लिया जाए कि यदि वो एग्जाम में फेल हो जाता है इस साल तो क्या होगा। देखिए अब सपोजिंग भी कंडीशन बताता है और इफ भी कंडीशन बताता है, जबकि हमको एक ही कंडीशन के लिए एक ही अंग्रेजी चाहिए। हमको कंडीशन के लिए एक ही अंग्रेजी चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुना जाए। या तो हम सपोजिंग रखें या तो हम इफ रखें, दोनों में से कोई एक रखें। आप यहाँ पर सपोजिंग भी रख सकते हैं और आप यहाँ पर इफ भी रख सकते हैं, लेकिन आप एक ही शर्त है ना कि यदि, यदि दोनों के लिए आपको, यदि मान लीजिए, चाहे मान लीजिए, मान ले, तो कहने का मतलब है कि मान ले, यदि दोनों एक साथ नहीं होता है, या तो मान ले कि एग्जाम में फेल हो जाए या यदि वो एग्जाम में फेल हो जाए, इसका मतलब है कि आपको कोई एक हटा दीजिए। इसका मतलब है कि वन का आंसर हमारा ये होगा, आप यहां से इफ को हटा दीजिए, सपोजिंग रहने दिया जाए। सपोजिंग इफ फेल्स इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर व्हाट विल यू डू, तो वो क्या करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, इफ आई वाज द किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री, तो मैं अपने देश का ना शकल सूरत बदल देता। बच्चों अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया गया है कि इफ के साथ जब हम कल्पना करते हैं तो हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो, वाज नहीं आता है, उसकी जगह पर वर का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका मतलब जहां पर आप वाज देख रहे हैं यहां पर क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। टू का आंसर हमारा ए होगा। आते नंबर 3 में, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। कल्पना जब आप करते हैं तो कल्पना के वाले सेंटेंस में ना वर का यूज होता है, एम का नहीं होगा, वर का होगा। इसका मतलब आई विश आई वर होना चाहिए, आई विश आई वर होना चाहिए। इसका मतलब 3 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। आते नंबर 4 में, करेक्ट, इफ ही इज ए मिलोनियर, यदि वो करोड़पति होता है ना, ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, तो मिलेनियम प्रोजेक्ट में वो मदद करता। बच्चों इसमें आप जब कल्पना करते, कोई मिलोनियर होता जो कि अभी है नहीं, ठीक है, तो जब कल्पना करते हैं तो इज का प्रयोग नहीं करते हैं, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो वर का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हमारा 4 का राइट आंसर जो होगा वो ई होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करे क्या, हैड ही वर्कड हार्ड, है ना, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास से पास करता। यदि वो कड़ी मेहनत किया होता तो वो एग्जाम फर्स्ट क्लास से पास करता। बच्चों आपको बताया गया कि इफ क्लॉज में हैड होता है, मेन क्लॉज में वुड हैव होना चाहिए ना, केवल वुड नहीं होता है, वुड हैव होना चाहिए यहां पर, ठीक है ना। आप एक बार कंडीशनल 3 को आप देख सकते हैं, इसमें क्या किया है ना, देखिए इसमें क्या किया है, ये ए पार्ट कैसे सही है
इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, ऐसे तो कंडीशनल थ्योरी यही होता है ना, लेकिन इसको इन्वर्ट कर दिया है, उलट दिया है। ऐसा हो सकता है इफ को उड़ा दीजिए, हेड बाहर निकाल दीजिए, यही चीज इसने यहां पर किया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे इफ ही हैड वर्कड हार्ड, लेकिन यहां पर किया क्या गया है, इफ हटा दिया गया है और हैड को बाहर निकाल दिया गया है, बस। तो ये भाग सही है। तो ये इफ क्लॉज में यहां इफ छिपा हुआ है, मेन क्लॉज वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव होना चाहिए। आप कंडीशनल थर्ड को एक बार देख सकते हैं। तो यहां पर वुड हैव होना चाहिए, यानी कि हमारा 5 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। आते हैं नंबर 6 में, करेक्ट। इफ आई एम वर यू, देखिए आई एम यू नहीं होना चाहिए, आई वर यू होना चाहिए, यही है ना स्ट्रक्चर। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता, अभी थोड़ा देर पहले बात किया गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आई वुड नॉट बिहेव लाइक दैट, तो मैं उस तरह से व्यवहार नहीं करता जैसा कि तुमने किया है। चलिए नंबर आते हैं 7 में, करेक्ट है। वर आई द प्रेसिडेंट, आई वुड अवार्ड यू ए टाइटल। देखिए करेक्ट क्या है, इफ आई वर को ना आप पलट सकते हैं, तो इसमें वर बाहर आ जाएगा, उड़ इफ गायब हो जाएगा और वर बाहर आ जाएगा, वही चीज यहां पर किया गया है। तो इसको आप गलत ना समझें, है ना। वर आई द प्रेसिडेंट, यदि मैं, है ना, प्रेसिडेंट होता, इसको आप ऐसे भी लिख सकते, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, आप इसको ऐसा लिख सकते थे। लेकिन यहां पर ये क्या किया गया है, इन्वर्ट किया गया है, इन्वर्सन, इसको कहते हैं रूल ऑफ इन्वर्सन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट इसके बाद जाता है। तो यहां पर होना क्या चाहिए, यहां पर होना कुछ और नहीं चाहिए था, ये लाइन ठीक है, वर आई द प्रेसिडेंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ आई वर द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि हमारा खंड ए सही है, हमारा खंड बी भी सही है। तो इसमें जो नो एरर होगा, हमारा 7 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आते नंबर 8 में, करेक्ट। इफ यू विल कम दिस वे, आई विल टेक यू टू द मैनेजर्स ऑफिस। करेक्ट है, यदि आप इस तरीके से आते, इस रास्ते से आते हैं, तो मैं आपको मैनेजर के ऑफिस की तरफ ले जाऊंगा। ये सर इच्छा है, एक तरह से रिक्वेस्ट भी है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया गया है कि यदि वाक्य में यदि इच्छा की बात हो, विलिंगनेस की बात हो, ठीक है, विनती की बात हो, तो इफ क्लॉज के साथ विल लगता है। तो इफ के साथ करेक्ट, इफ यू विल कम दिस वे, यदि आप इस तरीके से आते हैं जैसे मैं आ रहा हूं, आई विल टेक यू टू द मैनेजर्स ऑफिस, तो तुम्हें को मैं मैनेजर के ऑफिस में ले जाऊंगा। इसका मतलब है कि एक तरह का विलिंगनेस शो कर रहा है, यहाँ पर विल ओके है, इसका मतलब है कि यहाँ पर विल ठीक है, तो यहाँ मेन क्लॉज में विल ठीक है। ये पूरा हमारा सेंटेंस सही है। 8 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए करेंगे, सपोजिंग यू फॉल इन लव विथ योर बॉस, यदि आप अपने बॉस से प्रेम करते हैं, करने लगे हैं, व्हाट वुड यू डू, यदि आपको आपके बॉस से प्यार हो जाए तो आप क्या करेंगे। अभी आपको बताया गया है कि जो चीज संभव नहीं हो सकता है, तो उसके साथ हम सपोजिंग के बाद V2 का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस, यानी कि यहाँ पर फॉल नहीं, यहाँ पर होना चाहिए फेल, यानी कि हमारा 9 का राइट आंसर होना चाहिए ए। तो बच्चों ये हमारा पूरा सेशन रहा कंडीशनल क्लॉज के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने मित्रों और अपने जानकारों के बीच आप इस चैनल को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट पा सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।